लिए एनपीएस जरूरी है। नमस्कार, मनी मंत्रा के एक और अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और आज के अंक में हम बात करने वाले हैं साइबर इंश्योरेंस की। देखिए, साइबर इंश्योरेंस जो है वो आजकल लगातार बढ़ता जा रहा है और साइबर इंश्योरेंस का जो महत्व है वो भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से आजकल बहुत ज्यादा डिजिटल लेन देन हो रहे हैं। आप ईमेल्स के जरिए काम करते हैं, व्हाट्सएप के जरिए काम करते हैं, तमाम जरिए। ये जो डिजिटल मंच है, इस डिजिटल मंच के जरिए बहुत सारी चीजें, इसके खतरे भी हैं और इसलिए आज की तारीख में अब इस बात को लोग महसूस करने लगे हैं कि क्या ये जरूरी है कि हर किसी को इस तरह से जो साइबर इंश्योरेंस, क्या उसकी जरूरत है। क्योंकि जो डेटा आए हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की तरफ से, वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं, क्योंकि लगातार हमारे देश में जो साइबर इंश्योरेंस, जो डिजिटल फ्रॉड है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो क्या है इसके मायने और हम सभी के लिए ये जो साइबर इंश्योरेंस हैं वो लेना कितना जरूरी है, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं विवेक सक्सेना जी, जो कि डिप्टी जनरल मैनेजर पहले रह चुके हैं ओरिएंटल इंश्योरेंस के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ धीरज गुप्ता जी, जो कि एम फिल्टर इट से जुड़े हुए हैं। धीरज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत विवेक जी मैं आप ही से करना चाहूंगा। जैसा कि हमने कहा कि आजकल जिस तरह से बढ़ता जा रहा है डिजिटल जो क्राइम्स है वो बढ़ते जा रहे हैं, साइबर फ्रॉड्स बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में आज की तारीख में लोग हेल्थ इंश्योरेंस तो ले रहे हैं, बाकी इंश्योरेंस ले रहे हैं, लेकिन ये जो साइबर इंश्योरेंस है वो कितना जरूरी आप मानते हैं? सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। विवेक जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तब तक मैं धीरज जी आपके पास आना चाहूंगा। जी जी जी, विवेक जी बताइए, आपने म्यूट कर रखा था। जी जी बताइए। मैं बताऊं? जी जी। हाँ, डिजिटल, ये जो आज की डेट में सारी ट्रांजैक्शंस डिजिटल हो गई हैं, जिसकी वजह से जो साइबर थ्रेट है वो बहुत बढ़ गया है। चाहे मैं एज एन इंडिविजुअल बात करूं, अपनी कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, या जो कंपनीज हैं, मोर देन 50% ऑफ द कंपनीज जिनमें 500 के करीब एम्प्लॉयज या उससे ज्यादा हैं, वहां पे साइबर कुछ ना कुछ घटना हुई है। साइबर थ्रेट इतना ज्यादा बढ़ गया है कि मतलब पूरा एक ये बिजनेस है, पैरेलल इकोनॉमी चल रही है साइबर, जिसको कि हम लोग कहते हैं कि ब्लैक नेट बोलते हैं उसको। तो ये बहुत ही जरूरी हो गया है साइबर इंश्योरेंस लेना। एक्चुअली 3 तरीके हैं कोई भी रिस्क को उठाने के। या तो आप खुद ऑब्जर्व कर लीजिए उस रिस्क को, या उसको मिटिगेट कर दीजिए, टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए ताकि आप तक वो रिस्क नलीफाई हो जाए। लेकिन आप टेक्नोलॉजी कितनी भी यूज करें तब भी कुछ ना कुछ चांस रहता है कि आपके ऊपर साइबर अटैक हो सकता है। तो तीसरा तरीका है कि आप उस रिस्क को स्प्रेड कर दीजिए। तो रिस्क स्प्रेडिंग का तरीका जो दैट इज इंश्योरेंस। तो साइबर इंश्योरेंस सभी कंपनियां ऑफर कर रही हैं और काफी सालों से कर रही हैं। पहले सिर्फ कॉर्पोरेट्स के लिए था, अभी इंडिविजुअल लेवल पे भी ये घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। तो एसएमईज में बात करें तो अराउंड 75% जो एसएमईज हैं दे आर अफेक्टेड थ्रू साइबर अटैक्स। चाहे वो फिशिंग अटैक हो, चाहे डेटा लीक हो, चाहे मालवेयर फंक्शन हो, या उनको रैंसम करते हैं, दे होल्ड द डेटा, आपका डेटा चुरा लेंगे और उसको लॉक लगा देंगे, उसके बाद फिर आपसे पैसा मांगेंगे, तो दैट इज कॉल्ड रैंसम। तो इस तरह की घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं, इसलिए साइबर इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। आप एक एम फिल्टर से जुड़े हुए हैं, किस तरह की सॉल्यूशंस आप लोग प्रोवाइड करते हैं? और दूसरी बात कि ये जागरूकता क्या आपको लगती है कि लोग जो आपके पास आ रहे हैं, बड़े लोग आ रहे होंगे, बड़ी कंपनियों के लोग आ रहे होंगे, लेकिन आम लोगों में क्या इसको लेकर जागरूकता है? इसको लेकर आपकी कोई स्टडी? सर देखिए, हमारे सॉल्यूशंस ये आइडेंटिफाई करा पाते हैं कि आपका कहाँ कहाँ पे एक्सपोजर है, आप कहाँ का रिस्क है आपका। जैसे विवेक जी ने भी बोला कि आपको पहले समझना पड़ेगा कि आपका कहाँ पे एक्सपोजर है, रिस्क है, उसको फिर आप मिटिगेट करें टेक्नोलॉजी से और फिर उसका एक रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट करें।
तो हम पहले दो स्पेस में वर्क करते हैं और हमारे सॉल्यूशंस कंपनीज को हेल्प करते हैं रिस्क को आइडेंटिफाई करने में, मिटिगेट करने में। अब ये जो प्रॉब्लम है ये इतनी बढ़ चुकी है कि जो कंज्यूमर लेवल पे लोग हैं उनको भी ये प्रॉब्लम आने लग गई है और उनके लिए ये इंश्योरेंस आई थिंक इम्पोर्टेंट होती जा रही है। मेरे खुद के पेरेंट्स जो हैं वो डरते हैं अब यूपीआई पे पेमेंट करने के लिए और डिजिटल बैंकिंग पे जाने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई ना कोई फोन करके उनसे ओटीपी ले लेगा और उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं है बिल्कुल वो इसको रोक पाएंगे। गवर्नमेंट ने भी ये कॉन्फिडेंस, क्योंकि ये डिजिटल इकोनॉमी अब फ्यूचर की इकोनॉमी है, तो गवर्नमेंट ने भी बहुत एफर्ट करा है, I4C ने बहुत एफर्ट करा है। 1930 जो आपका नंबर है वो चालू हुआ है जिससे लोग उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। बट इंश्योरेंस आई थिंक एक क्रिटिकल स्टेप है जिससे कंज्यूमर्स अपने आप को बचा सकते हैं, या अगर उनके साथ कोई हादसा हो जाता है तो एटलीस्ट अपने पैसे को रिकवर कर सकते हैं। ये कंपनियां साथ में कुछ टेक्निकल सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करती हैं ताकि आपको होने से पहले आपको अवगत करा पाए कि आप ये डेटा लीक हुआ है, ये चीजें आपको ठीक करनी पड़ेंगी अपनी। क्योंकि याद रखिए कि इंश्योरेंस में आपको एक प्रीमियम पे करना पड़ेगा, जितना आपका एक्सपोजर होगा उतना आपका प्रीमियम ज्यादा होगा। तो अगर आप अपने एक्सपोजर को कम कर सकते हैं, और बहुत सिंपल स्टेप्स हैं जिनसे आप कम कर सकते हैं, तो आपका प्रीमियम भी कम आएगा और रिस्क आपका कम होगा। लेकिन जिस तरह से धीरज जी आप बता रहे हैं, लेकिन विवेक जी ये भी बहुत आजकल लोगों के मन में एक शंका है कि हम जो यूपीआई पेमेंट कर रहे हैं या फिर हम अपने जो ईमेल्स भेज रहे हैं या इस तरह के जो भी हम काम कर रहे हैं, क्या वो सेफ है? क्या हमारे डेटा को कोई चुरा तो नहीं रहा है, कहीं लीक तो नहीं हो रहा है, कहीं किसी और की तो नज़र नहीं है? इसको ले भी काफ़ी सशंकित हैं लोग, लेकिन उनके पास ये समझ नहीं आ रहा है कि इसको लेकर वो करें तो करें क्या। इसको लेकर क्या आप कहना चाहेंगे? इसमें सबसे बड़ी जो चीज है वो है अवेयरनेस और ट्रेनिंग। अब हम जब भी किसी कंपनी में साइबर पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है एम्प्लॉयज का ट्रेनिंग करना, कस्टमर्स का ट्रेनिंग करना। तो जो अवेयरनेस है वो सबसे अहम रोल अदा करती है इसमें। अगर हम अवेयर हैं कि जब तक मैं ओटीपी नहीं दूंगा तब तक मेरा कोई पैसा ट्रांसफर नहीं हो सकता है जी। मल्टी लेवल ऑथेंटिकेशंस अवेलेबल हैं जिसमें कि मतलब बायोमेट्रिक्स है, पासवर्ड है, इस तरह के डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल हैं जिसके कि थ्रू ये धोखाधड़ी या साइबर अटैक्स को हम नलीफाई कर सकते हैं, रोक सकते हैं। बट सबसे बड़ी चीज है कि हमें अवेयर रहना चाहिए ये सब चीजों के लिए। और कोई भी ईमेल आए या कोई भी ईमेल जब हमें रिसीव करते हैं तो उसमें काफी प्रलोभन दिए जाते हैं। आजकल मैसेज रिसीव करते हैं, व्हाट्सएप पे आते हैं कि आपका इतना पैसा आपके अकाउंट में जमा है, आप क्लिक कीजिए तो आपको मिल जाएगा। तो इस तरह के अनचाहे जो हम एक लालच में आ जाते हैं उसमें ना पड़े तो हम सेफ रहेंगे। तो ये सेफ्टी का एक बहुत बड़ा थंब रूल है कि हमें कोई लालच में नहीं पड़ना है। कोई चीज आज की डेट में फ्री नहीं मिलती है, तो हमें हर चीज में अवेयर रहना है और विजिलेंट रहना है हर समय। अगर इसके साथ करेंगे तो हम लोग डिजिटल उसमें कोई इश्यू नहीं है। यूपीआई जैसे है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, ये तो बहुत ही सेफ प्लेटफॉर्म है, इसमें कोई ऐसी वो नहीं है। जितनी कंपनीज हैं उन्होंने टेक्नोलॉजी लगाई हुई है, उनकी साइबर पॉलिसी है, साइबर प्रोटेक्शन पॉलिसी हर एक की है। और अभी जो नया एक्ट बना है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, उसके अकॉर्डिंगली भी सभी लोग अपनी अपनी पॉलिसीज को अमेंड कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी उस हिसाब से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ताकि पर्सनल डेटा या किसी भी तरह का डेटा जो है वो ना दिया जाए। जैसे धीरज जी ने बताया कि हमें एक्सपोजर भी कम करना चाहिए। जो अननेसेसरी चीजें एक्सपोज रहती हैं या ओपन रहती हैं कई वेबसाइट्स पे, उसको हम अगर टेक केयर कर लें तो ये थ्रेट काफी कम हो जाता है। इसमें धीरज जी, जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे कि आप हेल्थ इंश्योरेंस लें या कोई भी और दूसरे इंश्योरेंस लें, उसमें एक आपकी सीमा होती है, लिमिट होती है कि आप अपने ज़रूरत के हिसाब से आप उसमें लेते हैं और उसका प्रीमियम देते हैं। साइबर इंश्योरेंस जब कोई लेना चाहता है तो उसके क्या कुछ लिमिटेशंस हैं? किस तरह से वो अपने आप को ये सेट करे कि हमें इस दायरे में रहकर हमें और इतने प्रीमियम में रहकर हमें ये इंश्योरेंस लेने की जरूरत है? सर देखिए, सबसे पहले तो जब प्रीमियम की बात हो तो जो मैंने पहले बोला था, अपना रिस्क को पहले कम करिए, अपनी फाइल्स को प्राइवेट करिए, सोशल मीडिया से अपने लिंक्स को हटाइए, अपने फायरवॉल्स, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ओटीपी, 2FA वगैरह सब इंप्लीमेंट करिए तो आपका एक्सपोजर कम होगा। उसके बाद भी आपको इंश्योरेंस लेनी चाहिए।
उस इंश्योरेंस के लिए, अभी मैं कंपनीज के लिए बात कर रहा हूँ, इंश्योरेंस के लिए आपको ये समझना होगा कि आपका पहले डेटा जो है वो कितना कीमती है, और अगर वो लीक हुआ तो आप पे क्या इम्पैक्ट आएगा। अगर डेटा लीक होने से आपका जो है वो मेजर इम्पैक्ट है, जिसमें कंपनी आपकी बंद हो सकती है, आप सू हो सकती है, लीगल केस में फंस सकती है, जैसे डीपीडीडी एक्ट में काफी स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज हैं अगर आपका डेटा लीक होता है। तो उन केसेस में अगर आपके पास बहुत पर्सनल डेटा है लोगों का, तो आपको ऑब्वियसली फिर इंश्योरेंस अपने साथ हैवी लेना पड़ेगा ताकि आप उस रिस्क को कवर कर पाए। अगर आपके पास पर्सनल डेटा बहुत कम है कस्टमर्स का, आप जनरल इंफॉर्मेशन है आपके पास, जो लीक अगर हो गई तो आपकी बिजनेस पे थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ सकता है, बट कंज्यूमर्स पे और उनकी प्राइवेसी पे इंपैक्ट कम होगा, तब आपकी लायबिलिटी कम है एज पर द डीपीडीटी एक्ट। वहां पे आप अपने इंश्योरेंस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। हाउएवर मैं भी रेकमेंड करूंगा कि सबको ये कवरेज लेनी चाहिए, क्योंकि ये कवरेज से आपको खाली एक तो रिस्क कवरेज मिलता है, पर मोर इम्पोर्टेंटली ये जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो भी आपके साथ मिलके मेक श्योर करेंगी कि आपका एक्सपोजर कंट्रोल में रहे, अभी नहीं, इवन टिल द पॉलिसी एग्जिस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका एक्सपोजर क्या है, किस हद तक आप अपने को एक्सपोज करते हैं, आपके डेटा एक्सपोज होते हैं, उस हिसाब से आपको इस इंश्योरेंस की लेने की जरूरत है। आप दोनों ही मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि आप बने रहिए। वक्त हो एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद और भी इस विषय पर चर्चा करेंगे। फिलहाल रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, एसबीआई बदल रहा है, क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन। मार्केट में तो बहुत सारे टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स हैं, लेकिन मेरी नजर में एनपीएस से बढ़िया और कुछ नहीं। प्रेजेंटली जो मेरा बैंक अकाउंट है, उसी की नेट बैंकिंग ऐप के थ्रू मैंने अपना एनपीएस ओपन किया। अब एनपीएस की ऐप के थ्रू मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है, कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं, बहुत इजीली ट्रैक हो जाता है। अब तो इसमें सिस्टमैटिक लमसम विड्रॉल का ऑप्शन भी आ गया है, व्हिच इज ग्रेट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक बाद आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करें साइबर इंश्योरेंस की, और क्यों लेना ज़रूरी है, इसके क्या कुछ इम्प्लीकेशंस हैं और आपके लिए ये लेना क्यों ज़रूरी है, इस पे हम बातचीत करें। हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ विवेक सक्सेना जी हैं और साथ ही साथ हमारे साथ धीरज गुप्ता जी हैं। विवेक जी, मेरा सवाल अब आपसे है कि बहुत से लोग, जो लोग इस तरह के फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं, फिशिंग का शिकार हो जाते हैं, उनके सामने क्या कुछ कानूनी सहायता, क्या कुछ कानूनी विकल्प है, और साथ ही साथ जो लायबिलिटीज कवरेज हैं, क्या उसके बारे में आप जानकारी देना चाहेंगे? ये जो साइबर इंश्योरेंस पॉलिसी है, इसकी कवरेज में जितना, जैसे आपने बोला, लीगल सहायता, तो सबसे बड़ी चीज होती है कि हमें एक लीगल अटॉर्नी कोई एम्प्लॉय करना पड़ेगा, जिसकी की फीस काफी अच्छी खासी होती है। तो अगर ये इंश्योरेंस पॉलिसी है तो वो लीगल कवरेज, जो फीस है वो हमारी कवर हो जाती है, वो इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी। उसी तरह से साइबर जब अटैक होता है तो उसका एक साइबर फॉरेंसिक मेथड होता है पता करने के लिए कि कहाँ कहाँ अटैक हुआ, कैसे अटैक हुआ, कहाँ से अटैक हुआ, किस आईपी एड्रेस से अटैक हुआ। उसके लिए भी एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड सर्विसेज होती है फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की। उसके जो फीस होती है वो भी काफी हाई होती है। तो वो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन फीस भी पेएबल है इस साइबर इंश्योरेंस में। इसके अलावा जो पर्सनल डेटा लॉस होता है और उसकी वजह से आपका रेपुटेशन को जो थ्रेट होता है, या जो पर्सनल लोगों का डेटा चला जाता है उनको जो थ्रेट होता है, मान लीजिए क्रेडिट कार्ड का डेटा चला गया या आधार कार्ड का डेटा चला गया, तो उससे उनको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। तो वो भी कवरेज साइबर इंश्योरेंस में कवर्ड है।
उसके अलावा आपकी जो फाइन्स और पेनल्टीज आपकी कंपनी पे लग सकते हैं बिकॉज ऑफ दी साइबर अटैक, तो वो भी इस इंश्योरेंस लेने से आपका कवर हो जाता है। और जितनी भी चीजें हैं, चाहे फिशिंग है, साइबर स्टॉकिंग है, साइबर इंट्रूजन है, डेटा ब्रीच है, इस तरह की ये सारी चीजें साइबर इंश्योरेंस में कवर्ड हैं। और जब कंपनी साइबर इंश्योरेंस देती है और इवन जो कंपनी लेती है वो एक साइबर आपका पूरा इंफॉर्मेशन ऑडिट भी करती है। वो पता करती है कि अगर ओरिएंटल इंश्योरेंस है, साइबर इंश्योरेंस किसी कंपनी को देना है तो वो उस कंपनी का पूरा ऑडिट करते हैं हम लोग। उसमें पता करते हैं कि भाई आपके क्या सिस्टम्स लगे हुए हैं, क्या फायरवॉल्स हैं, क्या आपने डेटा प्रोटेक्शन सिस्टम्स लगाए हुए हैं, क्या PIM लगाया है, क्या और टेक्नोलॉजी आपने डिप्लॉय की हुई है। आपकी टेक्नोलॉजी सिर्फ आपका डेटा कुछ थ्रेट होने के बाद सिर्फ उसका पोस्टमार्टम कर पाएगी, या एडवांस में भी आप बताएंगे AI का यूज कर रही है तो एडवांस में आपको थ्रेट के बारे में बता सकती है कि ये थ्रेट आपके पास आने वाला है। इसी तरह से गवर्नमेंट कंपनीज हैं जैसे सर्टेन है, या डिजिटल एसेट्स के प्रोटेक्शन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जितने भी सरकारी तंत्र है, जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब की 24/7 मॉनिटरिंग वो लोग करते हैं। और जैसे ही कोई थ्रेट होने लगता है, कोई अटैक होने की गुंजाइश होती है, या कहीं से अटैक का कोई एक इंसिडेंस भी होता है, वो लोग फौरन आपको एक ईमेल आ जाती है, वहां से पूरा एक वो आ जाता है कि ये आपको थ्रेट है, और हम उसको फिर ब्लॉक कर देते हैं। तो इस तरह की चीजें अवेलेबल हैं। साइबर इंश्योरेंस काफी कॉम्प्रिहेंसिव चीज है, और टेक्नोलॉजिकली भी इंश्योरेंस कंपनीज हेल्प करती हैं क्लाइंट को, क्योंकि उससे इंश्योरेंस कंपनी का लॉस कम होगा। अगर क्लाइंट का लॉस कम होगा तो इंश्योरेंस कंपनी का भी लॉस कम होगा। लेकिन ये तो बड़ी कंपनीज की बात होगी जिनके पास काफी अच्छे पैसे हैं और वो इंश्योरेंस लेने में सक्षम है। लेकिन जो छोटे व्यवसाय के लोग हैं, MSME का कोई छोटा सा एक पार्ट है, कोई छोटा सा बिजनेस कर रहा है, या फिर व्यक्तिगत तौर पर भी, ऐसे में अगर इस तरह की फिशिंग की घटनाएं हो जाती हैं या फिर एक्सटॉर्शन की घटनाएं हो जाती हैं, तो ऐसे में धीरज जी क्या विकल्प हो जाता है? क्योंकि उनके पास तो उस तरह की चीजें देने की वो ताकत भी नहीं होती है, सक्षम भी नहीं होते हैं, फिर वो क्या करें? सर देखिए, एक बार ही हो गया, उसके बाद तो मेरे ख्याल से विकल्प बहुत कम रहते हैं। उसके बाद तो आपको पुलिस के पास ही जाना पड़ेगा, आपको FIR लॉन्च करनी पड़ेगी, साइबर क्राइम में रिपोर्ट करना पड़ेगा 1930 पे, और वो उसका एक प्रोसेस है। पर मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि जितना आप कम कर सकते हैं एक्सपोजर, उतना बेनिफिट होगा। एक टेक्नोलॉजी होती है OSINT, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। इसका मतलब ये होता है कि जब अटैक होता है तो जो क्रिमिनल होता है वो आपकी कंपनी को स्टडी करता है, आपके लोगों को, आपके एम्प्लॉइज को, उनकी ईमेल आईडीज को, पासवर्ड्स को स्टडी करता है। वो आपके देखता है कहाँ कहाँ पे आपका एम्प्लॉइज जो है वो वनरेबिलिटीज हैं उनकी। ये इंफॉर्मेशन जो है उसको लेके वो हथियार बनाता है और देखता है मैं कहाँ से पेनिट्रेट करूं। अगर है वो OSINT के थ्रू, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस मींस कि बाहर से, जैसे हमारी कंपनी है, वो आपकी वेबसाइट को, आपके एम्प्लॉइज को, आपकी फायरवॉल को, आपके सर्वर्स को मॉनिटर करेगी, देखेगी कि कहाँ पे आपका ब्रीच है या वनरेबिलिटी है। उससे क्या होगा, वो पहले ही पता चल जाएगा कि मेरा यहाँ पे प्रॉब्लम है, जिसको मैं अगर फिक्स नहीं करूंगा तो कोई अटैकर इसके थ्रू एंटर कर सकता है। सेकंड, एक चीज इंपॉर्टेंट है कि फ्रॉडस्टर्स जो हैं एक चीज यूज करते हैं विच इज सोशल इंजीनियरिंग। मीन्स वो आपको आपके बारे में इतनी सारी चीजें बताएंगे कि आपको लगेगा कि वो आपसे जानते हैं या आपके बारे में उन्हें पता है। उसकी बेसिस पे वो आपसे कोई मैलवेयर इंस्टॉल कराएंगे जिससे वो पेनिट्रेट करेंगे। फॉर्चुनेटली जब आपके एम्प्लॉइज का डेटा बाहर लीक होता है, उनका खुद का पर्सनल डेटा लीक होता है, तो वो एम्प्लॉइज वनरेबल हो जाते हैं सोशल इंजीनियरिंग के, जिसकी वजह से हैकर्स जो है उससे कंपनी में भी एंटर कर सकते हैं। उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम कंपनी के लिए, कोई MSME के लिए खाली ये नहीं है कि मेरी सिक्योरिटी कैसी है, बट ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि मेरे एम्प्लॉइज का कितना डेटा लीक है बाहर। क्योंकि वनरेबिलिटी तो एम्प्लॉइज से भी आ जाती है कि अगर किसी ने अपना मैल कर लिया और वहां से हैकर एंटर कर गया। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बिफोर द अटैक आपको ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से मिल सकती है। लेकिन धीरज जी, किसी कंपनी के किसी एम्प्लॉय के मेल के थ्रू अगर आ गया तो वहां भी तो फिर वो फायरवॉल काम करेगा या फिर वहां नहीं करेगा?
सर देखिए, पर्सनल ईमेल पे तो शायद नहीं करेगा, बट जैसे काफी कंपनी जैसे जीमेल वगैरह है, उन्होंने काफी एंटीवायरस प्रोटेक्शंस डाले हुए हैं अटैचमेंट्स पे करने के लिए। बट जो वनरेबिलिटी कंपनीज के पास आती है वो कॉर्पोरेट ईमेल से जरूर आती है। हम सबके पास एज ए कंपनी, हमारे पास फिशिंग ईमेल्स आती हैं जिसपे लोग ने कोई अटैचमेंट करी होती है, जिसमें मैलवेयर होता है, जिससे वो लोगों को इंटाइस करते हैं कि आप इस अटैचमेंट को खोलिए और खाली खोलिए। जैसे आप उस अटैचमेंट को खोलेंगे, आपके लैपटॉप पे मैलवेयर आ जाएगा, और आप अगर उस कंपनी के नेटवर्क में हैं तो वो मैलवेयर के थ्रू आपका जो है वो डेटा और सिक्योरिटी पेनिट्रेट हो जाएगी। सो कॉर्पोरेट ईमेल्स पे सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली एम्प्लॉइज क्या करते हैं, कॉर्पोरेट ईमेल को लेके अपने पर्सनल अकाउंट्स बनाते हैं। बिल्कुल। हमने, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, बिग बास्केट का डेटा जो है वो कुछ साल पहले लीक हुआ। अब बिग बास्केट को जो रिस्क था वो तो था, पर बहुत सारी कंपनीज के एम्प्लॉइज ने अपना बिग बास्केट में अकाउंट जो है वो अपने कॉर्पोरेट ईमेल आईडी से बनाया हुआ था। ओके। उसमें जो पासवर्ड जो था वो सेम था जो उन्होंने 10 जगह यूज करा हुआ था, इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट ईमेल्स पे। अब हैकर्स ने क्या करा, बिग बास्केट का डेटा लिया, वहां से लोगों के कॉर्पोरेट ईमेल आईडीज उठाए, पासवर्ड उठाए, और उनको लेके कंपनी के ईमेल में हैक करने की कोशिश करी, और बहुत केसेस में वो वर्क कर गया। तो अगर आप देखें, कंपनी ने कोई गलती नहीं करी, बिग बास्केट का डेटा लीक हुआ, एम्प्लॉय का डेटा लीक हुआ, पर उसकी वजह से कंपनी से में हैक हो गया, ईमेल हैक हो गई, क्योंकि एम्प्लॉय कॉर्पोरेट ईमेल वहां पे यूज कर रहा था। और मैं खाली वो एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसी बहुत सारे डेटा लीक्स होते रहते हैं, और अनफॉर्चुनेटली एम्प्लॉयज कॉर्पोरेट ईमेल आईडी से वहां पे अकाउंट्स ओपन करते हैं जहां से वल्नरेबिलिटी है। तो एम्प्लॉयज को भी चाहिए कि जब भी इस तरह कोई मेल को ओपन करे, देख लें, समझ लें, तभी उसको खोलें, क्योंकि इस तरह के जो फ्रॉड्स हैं, इस तरह के जो फिशिंग मेल्स हैं, वो लगातार आपके लिए भी, आप जहां काम कर रहे हैं वहां के लिए भी, कंपनीज के लिए भी ये खतरे पैदा हो जाते हैं। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप दोनों मेहमानों से रिक्वेस्ट है आप बने रहिए, रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मैंने अपना एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर दिया था। सीरियस सेविंग स्टार्ट की आफ्टर आई लैंडेड माय फर्स्ट जॉब एट 23। अपने कॉर्पोरेट में बस अपना एनपीएस नंबर दिया एंड इन्वेस्टिंग चालू। थोड़े ही दिन पहले मेरा जॉब बदल गया, मैं मुंबई से राजकोट आ गई, लेकिन मेरा एनपीएस अकाउंट सेम। आई जस्ट ट्रांसफर्ड द सेम अकाउंट टू माय न्यू कंपनी। एनपीएस किसी भी जगह से ऑपरेट हो सकता है, जहां मैं वहां मेरा एनपीएस अकाउंट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। यार लड्डू, हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शन और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और आज हम बात करें साबर इंश्योरेंस के। हमारे साथ दोनों खास मेहमान बने हुए हैं, विवेक सक्सेना जी बने हुए हैं और साथ ही साथ धीरज गुप्ता जी बने हुए हैं। विवेक जी, समय की कमी है, आखिर में, इस प्रोग्राम के आखिर में, चूंकि सरकार भी गंभीर है तमाम कंपनीज को लेकर, और इस तरह की जब घटनाएं आती हैं तो सरकार काफ़ी गंभीर होती है, अपने तरीके से वो अपने कानून बनाने की कोशिश भी करती रहती है। लेकिन आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे कि व्यक्तिगत तौर पे जो लोग अपने डेटा को लेकर काफ़ी एक्सपोज्ड होते हैं, उन्हें आज के तारीख में जब इस तरह घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, किस तरह की जागरूकता और किस तरह से वो अपने आप को सेफ कर रखें, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जब भी मैं अपनी पर्सनल ट्रांजैक्शन करूं तो मुझे हमेशा ध्यान रखना है कि मेरा कोई भी डेटा अनवांटेड आदमी के पास ना चला जाए। ओटीपी आता है तो उसे मैं सीक्रेटली उसको यूज करूं, किसी को ओटीपी को बताऊं ना। जब भी कोई मेल आती है तो उसको मैं पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लूं कि ये मेल प्रॉपर सोर्स से ही आई है। जब मैं उसको रिप्लाई करूं या उसका अटैचमेंट खोलने के लिए, आई शुड एंश्योर कि हाँ ये डेटा एक ऑथेंटिक सोर्स से ही आया है, तभी मैं उसको यूज करूं।
QR कोड आजकल बहुत ज्यादा लोग भेज देते हैं, QR कोड आप इसको स्कैन कर लीजिए। तो अगर ऑथेंटिक सोर्स से है तभी QR कोड को स्कैन करना चाहिए, अदरवाइज QR कोड को स्कैन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इट कैन लीड टू साइफनिंग आउट द मनी फ्रॉम योर अकाउंट। तो इस तरह की चीजें हमें, और ये जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है समय समय पर, या डिपार्टमेंट ऑफ जो ये होम अफेयर्स है, ये लोग पुलिस है, ये सब एजुकेट करते रहते हैं, और हमें जुड़े रहना चाहिए किसी ना किसी, जैसे सर्टेन की एक साइट है, वहां पे डिफरेंट क्या क्या आपके चीजें आ रही हैं, वो आपको एजुकेट करते रहते हैं। तो इस तरह की एक एजुकेशन से हमें जुड़ा रहना चाहिए। बिल्कुल। तो जो जानकारी है उससे आप अपडेट रहिए क्या कुछ चल रहा है, और खुद को भी और अपने आसपास जो भी लोग हैं उनको बचा के रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय इतना ही है। विवेक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातों को हमारे साथ साझा करने के लिए, और साथ साथ धीरज गुप्ता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके साथ ही आज के इस मनी मंत्रा के आज के संग में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति।